विश्व आदिवासी दिवस के खास मौके पर हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ हैं दयामनी बाला जी। मैं इनका परिचय बताना चाहता हूं। यह समाज सेवी भी हैं और आदिवासियों के लिए हमेशा कार्यरत है। उनके रहन सहन, जीवन यापन किस तरह बेहतर इनके लिए हमेशा कार्यरत रही है, उनकी किस तरह और बेहतरी उनके विकास के लिए लगभग कह सकते 30 से 35 सालों तक वो हमेशा निरंतर प्रयासरत रहती है, उनके सेवा कार्यों में लगी रहती है। मैडम, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के दिन में सब कोई को मैं उनका शुभकामना देना चाहती हूँ। और मेरा आज की तारीख में सीधे मानना है कि आज वो समय पहुँच गया है। ये अलग बात है कि हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जितने भी आवाम हैं सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। और उसके लिए मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आज समय की मांग है कि हम अपने ज़रूरतों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, और हमें जिस तरह से आज समाज तमाम चीज़ों से, तमाम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसको सबका सामना करने के लिए हम लोगों को एक मंच में आना होगा। एक साथ हम लोगों को संगठित ताकत के रूप में झारखंड में हम लोगों को मिल के आगे बढ़ना होगा। मैडम, झारखंड को 20 वर्षों अब अधिक होने वाली है। अभी की स्थिति और 20 साल पहले की बोलें, कितना सुधार हुआ है या नहीं हुआ आदिवासियों की अगर बात करें मैडम तो? जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड अलग, उससे मैं थोड़ा सा मुझको लगता है कि आपका सवाल का पूर्ण जवाब देने के लिए, जहाँ तक झारखंड बनने के बाद का सवाल है या तो उसके पहले का की बात है, एक सपना था कि झारखंड जब अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान हैं और जितने भी मजदूर क्लास हैं, जितने भी दबे और कुचले जो समुदाय हैं, उन लोगों को यहाँ पर मान सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी और उनको जो संवैधानिक अधिकार मिला है हर जाति समुदाय को, वो उनके तहत आके हर किसी को एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक सपना था, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 20 साल गुजर गए और वो सपना तो दूर की बात है, लेकिन जो उनके हाथ में जो था, जो भी अधिकार थे, वो अधिकार आज की तारीख में मने छीने जा रहे हैं। अब उसको एक एक करके खोल के आप देखिएगा, तमाम अधिकारों की बात को हम एक एक करके चिन्हित करके देखेंगे तो तमाम अधिकार आज की तारीख में जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में वो सीमित होता जा रहा है। उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका जो स्पेस है, वो पूरी तरह से सिकुड़ता जा रहा है। और जो ये आदिवासी राज का जो सपना था, अलग राज्य की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई का जो सपना है वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैडम, वन के अधिकारों के लिए आप बार बार प्रयासरत अभी भी काम कर रहे हैं, वनों को लेके कर रहे हैं कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो वहाँ जो अभी भी आदिवासी हैं उन पे अब टैक्स लगाने की बात हुई थी, उनके लिए क्या मैम अभी का जो वर्तमान स्थिति बता रहे हैं, क्या कुछ उनमें और सुधार किया जा सका? वनों के लेके जो आदिवासी को जो अधिकार था वो भी लगभग छीनने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक एक तो वन अधिकार कानून जो आया 2006 में, हम लोगों ने सब कोई सराहना किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसको सब कोई को स्वीकार करना चाहिए। और एक बात है कि सिर्फ वन अधिकार कानून से ही यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोगों को अधिकार देने के लिए जो यहाँ पर ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, 5वीं अनुसूची के इलाके में जितने प्रावधान हैं कि गांव सभा को जो अधिकार है, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, उसको जो अधिकार है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो अधिकार है, या तो माइनर मिनरल्स में जो अधिकार है, गांव को संचालित करने के लिए अपने तरह से संचालित और नियंत्रित करने का जो अधिकार है, वो अधिकार जब तक उनको नहीं मिलता है, ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, लेकिन जो पेशा कानून के तहत जो कानून जो प्रावधान किए गए हैं वो आज भी मतलब 25 साल, अब आने वाला साल पूरा हो रहा है, लेकिन वो कानूनी प्रावधान आज भी मतलब बना नहीं है, नियमावली ही नहीं बना है, तो उनके अधिकार कहाँ से मिलेंगे? तब ऐसे समय में मैं बहुत बार मैं सोचती हूँ कि कल जो आदिवासी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेगा, भीतर से मुझको पूछे तो मैं इन तमाम चीज़ों को सोचती रहती हूँ और मुझको लगता है कि एक सिंबॉलिक है आदिवासी दिवस मनाना, लेकिन आदिवासी
दिवस मनाने के पीछे एक संघर्ष का आह्वान होता है कि हम अपने हक और अधिकार को हम खोते जा रहे हैं, आज हमको संगठित होना है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसको राजकीय छुट्टी घोषित करने की है कि जो होगा आदिवासी विश्व दिवस में राजकीय छुट्टी रहेंगे, वो उस फैसलों को अब किस तरह ले रही हैं? जहाँ तक ये कल राजकीय छुट्टी जो घोषित कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उसका मैं स्वागत करती हूँ। इसलिए स्वागत करती हूँ कि अब पूरे विश्व में मतलब हर दिन किसी न किसी डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब आदिवासियों के नाम से अगर एक अवकाश मिल रहा है और एक मुहर लग रहा है कि ये आदिवासी दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे, तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। और इसी बहाने मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि आज आदिवासी समाज केवल अकेले से और मूलवासी समाज केवल अकेले से एक समुन्नत झारखंड को नहीं गढ़ सकता है। तमाम यहाँ पर जितने भी समुदाय हैं, हर जाति समुदाय को एक साथ आना होगा और नया झारखंड अभी बना नहीं है। सिर पे ये अलग राज्य का दर्जा मिला है, इतना शोषण है, इतना दमन है और इतना हर अधिकारों पर यहाँ पर हमले हो रहे हैं। वो तभी जब ख़त्म होगा तभी नए राज का ये निर्माण होगा। हम बात करेंगे तो भी तमाम तरह की जो सूचनाएं भी, तो खबर भी है कि तमाम खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, वो आदिवासी से ही बिलोंग कर रही हैं। उन लोगों तक सरकार का लाभ अभी तक मैम नहीं पहुंच पाया, ना नौकरी पहुंच पाई है। इन सब मसलों को लेकर जब देखती हैं तब क्या सोचती हैं कि विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है? मैं कई चीज़ों को इधर सोशल मीडिया में भी जो पोस्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोई आज की तारीख में मनरेगा में कुदाल चला रहा है, कई महिला खिलाड़ी मनरेगा में वो बालू ढो रही हैं, पत्थर उठा रही हैं। देख के मन में बहुत कचोटता है। ये कचोटता इसलिए है कि अगर हम बहुत सारा मेडल इस राज्य को और इस देश को उन खिलाड़ियों ने दिए हैं, लेकिन उन खिलाड़ी आज मनरेगा में मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है, इसीलिए मैं शुरू में ही बोली कि नहीं, मुझको भीतर से बहुत गिल्टी फील होता है कि हम आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि इसको हम एक चुनौती के रूप में अपने संघर्ष को अब तेज धारदार बनाने के लिए और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हम एक संगठित ताकत के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करें। तभी हम आप भी यहाँ पर जिन लोगों को नौकरी में मिलना चाहिए, उन लोगों को नौकरी देना बड़ी बात नहीं थी। जब आप पूरे देश को नौकरी दे रहे हैं तो एक खिलाड़ी को आप कैसे नहीं दे सकते हैं? सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अब मैं देख रही थी राजस्थान में भी किस तरह से महिला खिलाड़ी मनरेगा में काम कर रही हैं। पूरे देश का तस्वीर ये उभर के आ रहा है। तब ऐसे समय में आदिवासी दिवस मनाना, चलिए एक आदिवासी दिवस के नाम से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि हक और अधिकार के लिए ईमानदारी के साथ, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो साहित्यकार हों, पत्रकार हों, या तो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हों, या तो राजनीति के क्षेत्र में जो देश को संचालित कर रहे हैं, जो नीतियाँ बना रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको ईमानदारी के साथ, आदिवासियों के प्रति संवेदना के साथ इस देश को गढ़ना पड़ेगा। और इस राज्य के जो धरोहर हैं, वो हमारे धरोहर हैं। जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से और मजबूत करें और गढ़ें, वो हमारे रत्न हैं। तब ये देश और आगे बढ़ेगा और सही मायने में इस देश का विकास होगा। मैडम, दूसरा सवाल है कि अब मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि यहाँ कुछ जितने भी कार्य विकास के कार्य होंगे, ठेकेदारी की बात करेंगे, तो उसमें भी अब आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, वो करेंगे, जो पहले नहीं थी। लेकिन अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो बात उन्होंने कहा है उसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, इसका प्रावधान ऐसा नहीं है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम में जो उन्होंने जो बात बोले हैं कि एक लाइन उन्होंने खींचे हैं, अगर वो लाइन खींचे हैं तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन उसके साथ ही जो उन लोगों ने जो 25 करोड़ की बात कही है कि जो 25 करोड़ का जो ठीका पट्टा होगा वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो है कि यहाँ के आदिवासी युवा, क्या उनके पास 25 करोड़ रुपये हैं? और वो 25 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे?
ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम लोग तो उतने बड़ी चीज़ों को नहीं ढूंढते हैं कि 25 करोड़ का ठेका यहाँ के आदिवासी युवाओं को मिले। हम लोग देखते हैं कि जो मिनिमम मैक्सिमम में यहाँ के जो लोगों का जो अधिकार है, जो यहाँ के जो बेरोजगारों का अधिकार है, उसमें मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि जब हम यहाँ विस्थापितों की बात करते हैं तो विस्थापित यहाँ के सिर्फ आदिवासी नहीं हुए हैं, यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए हर तबका हुए हैं। यहाँ के किसान मूलवासी भी हैं, दलित भी हैं, यहाँ के मतलब पिछड़े वर्ग भी हैं। जब हम विस्थापितों की बात करते हैं, उनको न्याय देने की बात करते हैं, तो उन तमाम समुदाय को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक हम इस नज़रिए से समाज को नहीं देखते हैं, तब मुझको लगता है कि हम झारखंड को एक समुन्नत झारखंड नहीं बना सकते हैं। और ये एक के अब समय आएगा तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि सही में उतना 25 करोड़ का ठिक्का पट्टा लेने के का क्षमता यहाँ के आदिवासियों में है या नहीं है। यहाँ तो मैं जब स्टेट बनने के बाद आज से करीब 6-7 साल पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं तो ज़मीन बचा रही हूँ, जंगल बचा रही हूँ, गाँवों को बचाती हूँ, लेकिन पूरे झारखंड में हम देखेंगे तो रियल इस्टेट इतना तेज़ी से पूरे झारखंड का जो शहरीकरण हो रहा है और जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वो वहाँ पर बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक दिन आया और मैं सोची कि रियल इस्टेट में कितने लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं या तो मूलवासी हैं या तो दलित वर्ग हैं, वो कितने लोग हैं। तब लोगों ने मुझको बताया कि दीदी आपको क्या हुआ, आप मतलब हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। मैं रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों से भी पूछे तो लोग बोले कि नहीं, यहाँ पर तो नाम मात्र के लिए 1% भी हम लोग नहीं हैं, असली 1% भी नहीं है, कि वो भी एक तरह का बड़ा बिजनेस है ना। और वो बिजनेस में बड़े बड़े कारपोरेट घराने का हाथ है और यहाँ के लोगों के लिए उसमें कई अड़चनें आती हैं। जब यहाँ के जो छोटे जिनके पास कम पूंजी है वो लोग जब उस रियल इस्टेट में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके सामने आता है कि नहीं, ये ज़मीन तो आदिवासियों का ज़मीन है, CNT एक्ट में आता है, वो CNT एक्ट में उलझे रहता है। और उसी में मतलब यहाँ पर बुरा नहीं मानना चाहिए, वहीं उसी ज़मीन पे अगर कोई दूसरा कोई हाथ डालता है तो CNT एक्ट का मामला भी नहीं आता है, तमाम चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और वो उनका तमाम चीज़ क्लियर हो जाता है, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। जो लोगों ने मुझको बोला तो मैं भीतर से बहुत हिल गई कि मैं सोचती हूँ कि एक ही क्षेत्र में ये तमाम चीज़ें हैं लेकिन हर कदम में ये चीज़ है। हाँ, हेमंत सोरेन जी ने एक चीज़ किया जो मुझे लगता है कि इस राज्य में थोड़ा सा हम लोगों को राज बनने के बाद आज लगता है कि इस राज्य में एक आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है। जब मज़दूरों का सवाल हुआ तब मज़दूरों के लिए जिस तरह से उन्होंने सामने आया तब हम लोगों को लगा कि हाँ, इनमें दम है और ये आदिवासियत दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं कल ही देख रही थी कि कई जो दलित परिवार हैं उन लोगों को जो ज़मीन का जो पट्टा दिया, तब मुझको लगा कि हाँ, जिसकी बिना ढिंढोरा पीटे कि इन लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ के ज़मीन पर अगर उनको अधिकार है, उनका घर नहीं है तो उनको दे रहा है, तो एक मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, आदिवासियों के लिए वो चिंतित हैं। मैडम, ताज़ा मामला की बात करेंगे तो सरना स्थल से मिट्टी को लेके है। इस मसला पे कहा जाए तो राजनीतिक दल के जो प्रखर नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत से साथ मैम नहीं दिखे कि इस मिट्टी को लेके, जैसे आप भाजपा के बड़े नेता अर्जुन मुंडा हुए, बाबूलाल मरांडी हुए या कांग्रेस के नेता हुए रामेश्वर उरांव हैं, इस मिट्टी को लेके जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ था, साथ नजर आए। मैडम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मिट्टी का सवाल है तो इसमें मैं बहुत तमाम चीज़ों को मैं देखने का कोशिश कर रही थी और अभी से नहीं, बहुत पहले से। इसमें कई स्टेटमेंट जो आए इस राज्य के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों का राम मंदिर बनाना कोई किसी को रोक नहीं रहा था, मस्जिद बनाना कहीं पर भी किसी को रोक नहीं रहा है। और जहाँ तक इस मंदिर बनाने को लेके जो हवा खड़ा किया गया, वो एक दुखद बात है कि यहाँ के आदिवासी जो नेता भी हैं वो आदिवासी परंपरा, आदिवासी समाज और आदिवासी पहचान के खिलाफ में जो लोग जिस तरह से बोल रहे हैं वो आपत्तिजनक है। असली कि एक तरफ से वही लोग जो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, कल के दिन में वो लोग आदिवासियों के लिए सरना कोड की मांग कर रहे थे।
कल के दिन में वो लोग सरना को मतलब यहाँ का सिंगबोंगा का देन मानते थे। वही लोग बोलते थे कि मरंगबुरु का देन है, मरंगबुरु मतलब बड़ा पहाड़ का देन है। और आज वही लोग इन तमाम चीज़ों को विवाद में ला के लेके आ रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आदिवासी आदिवासी ही है। आदिवासी यूं का अपना इतिहास है ना। आदिवासियों को हम लोग किसी मतलब मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से भी तौल के नहीं देखे। तो आज की तारीख में आदिवासियों का अपना जो अस्तित्व है, जो जल है, जंगल है, ज़मीन है, नदी है, पहाड़ है, वही उनका देवता है। ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों को धर्म के इसमें लेके मतलब अपना जो राजनीति के लिए जो बात जो कही जा रही है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और राम मंदिर बनने से तो कोई किसी को रोका नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह से लोगों ने अपना इसको ज़बरदस्त एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया वो निंदनीय है। मैडम लास्ट सवाल रहेगा कि अभी का जो युवा है आदिवासी वर्ग की, मैम भाषा की बोले, जितनी स्थानीय भाषा हो, नागपुरी हो, पंचपरी, मैम भाषा को बोलने के लिए अब थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, वो बोलने से डर रहे हैं, मतलब उस भाषा और संस्कृति को भुला जाए। मैडम ऐसे लोग क्या बोलेंगे, कितना बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लें? ऐसा लगता है, मैंने बाहर से जब देखने से लगता है कि एक समय आता है, जिस युवाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, एक मैंने फेज आता है, उस फेज में लगता है कि नहीं ये लोग बहक गए हैं। शुरू फेज में लगता है बहक गए हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं सोशल मीडिया में भी मैं देखती हूँ पढ़े लिखे लोग अब अपने भाषा की ओर लौट रहे हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं, अपने गांव की बात करते हैं, अपने जंगल और ज़मीन की बात करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे यूथ हैं जो अपने कविताएं अपने भाषाओं में लिख रहे हैं। तो मैं ये मान लेके चल रही हूँ कि एक समय होता है कि उसमें हर व्यक्ति के लिए वो चाहता है कि नहीं हम अपना भाषा केवल क्यों बोलें, हम बहुत सारी भाषाओं को बोलें। और बहुत सारी उसके पहले उनको लगता है कि हमारा भाषा छोटा है, बौना है, लेकिन वो जब पूरी तरह से बाहर निकलता है, देश में अपना कदम रखता है और देश के जिस परिवेश में वो कदम रखता है, तब अपने आप को ढूंढता है, अपने समाज को ढूंढता है, तब उनको ये एहसास होता है कि नहीं हम गलत जगह कदम रखे हैं, हमको वापस अपना कदम बैक करना चाहिए और फिर अपने भाषा संस्कृति को ढूंढता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ चलती हूँ कि वो जो लोग अभी जिन लोगों को लगता है अपना भाषा छोटा है, अपना भाषा का कोई महत्व नहीं है, अपना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, आने वाले समय में वो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग भी बिरसा मुंडा के 100 साल के बाद हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ बिरसा मुंडा का इतिहास हमारा इतिहास है, सिद्धू कान्हू का इतिहास हमारा इतिहास है। तो मैं इस तरह से मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि आने वाला पीढ़ी जो हमारे बाद भी आएगा, हमसे जो कम उम्र वाले लोग हैं, कल के दिन में वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं हमारा रास्ता ये है, हमको इधर से जाना चाहिए। तो वो एक समय आएगा फिर वो लोग अपने भाषा संस्कृति अपने अस्तित्व की ओर लौटेंगे। मैडम इस संदेश क्या देना चाहेंगे जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको इस मौके पर? मैं आदिवासी दिवस के मौके पर तमाम जो युवा हैं उनको मैं संदेश देना चाहती हूँ कि इतिहास जो इतिहास है उसी से हम वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान भविष्य को भी हम अपने इतिहास के आईने में ही देखते हैं। तो हमारा जो आदिवासियों का इतिहास है जल जंगल ज़मीन को आबाद करने का, बसाने का, जल जंगल ज़मीन के साथ जीने का और उनको प्यार करने का, पर्यावरण को प्यार करने का, आने वाले पीढ़ी से भी मैं यही मतलब संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम एंजॉय कर रहे हैं शुद्ध हवा का, शुद्ध पानी का, शुद्ध भोजन का और ये हरियाली का। कल के दिन वो इस जल जंगल ज़मीन को और पर्यावरण को आने वाले पीढ़ी के लिए वो संजो के रखें कि आने वाला पीढ़ी भी हम जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आने वाला पीढ़ी को वो दे सकें। तो ये थे हमारे साथ दयामणि बालाजी, जिन्होंने साफ संदेश में कहा आदिवासी युवक हो, युवतियों हो कि पर्यावरण को बचाने का कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बचाएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ हवा में अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और इन्होंने कहा कि संघर्ष तो लगातार होती है, झारखंड बनने के बाद भी अभी तक इनकी स्थिति और बेहतर बनाने के लिए दयामणि बालाजी पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी, संघर्षरत अपना जारी रखेंगे। कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ मनीषा ओंकारवामी, रांची।